वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपको 12th की फिजिक्स बोर्ड से पहले कंप्लीट करवाई जाएगी। दोनों फिजिक्स एक साथ चल रही है। देन आज अपना वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक के आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स वेव एडिशन, इनकोहेरेंट वेव एडिशन। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स। इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहां से मैंने एक आर्मी परेड को एक ऑर्डर दे दिया कि आपको जाना है, कहीं पे जाना है, बी पॉइंट पर जाना है। देन आर्मी परेड के अंदर क्या होगा कि आर्मी परेड के जो स्टेप्स हैं वो मैच करेंगे, सेम। इट मींस थोड़े टाइम के बाद में अगर सभी को मैं देखना चाहूं तो सभी की पोजीशन क्या होगी, जो फर्स्ट वाली लाइन जा रही है उन सभी की पोजीशन सेम आएगी, यहां से सेम डिस्टेंस पे आएगी। उनसे सेकंड वाली जो ऐसे लाइन है, ठीक है, उसकी भी सेम आएगी। समझ में आ रहा है? देन मतलब मेरे पैरेलल में ही आएगा, जितनी भी परेड आ रही है मेरे पैरेलल आएगी। मेरे से पीछे जो है सोल्जर उसके पैरेलल में भी आएगा। क्लियर? अब इसको समझते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइट सोर्स है और वो बहुत सारी वेव प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज करते हैं एक लाइट सोर्स है, अपने एल लिख देता हूं, इससे बहुत सारी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये लो ऐसे बहुत सारी वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब किसी भी वेव की जो पोजीशन होती है बेटा उसको बोलते हैं अपने फेज। क्या बोलते हैं? फेज। मान लेते हैं एक वेव यहां से दो वेव चली, एक क्लियर। अब टी टाइम के बाद में अगर मैं दोनों वेव्स का कंपैरिजन करूं, ये दोनों क्या है, दोनों के ट्रैफ्ट्स बन रहे हैं, दोनों सेम फेज के अंदर एक साथ जा रही है, दैट मींस सेम फेज के अंदर। और ऐसी जो सेम फेज वाली जो भी वेव प्रोड्यूस करने वाला सोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। एंड इसको अपन डिफाइन करें, देन ऐसा भी हो सकता है कि हल्का फुल्का फेज के अंदर डिफरेंस भी हो, लेकिन फेज का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फेज का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देन कोहेरेंट सोर्स, दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। यानी उससे प्रोड्यूस जो भी लाइट वेव्स होंगी या एनी टाइप ऑफ वेव्स होंगी उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर आप तो जीरो बोल सकते हैं, जीरो है तो कांस्टेंट ही। क्लियर? उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट वेव आर लाइक टू फ्रेंड्स मार्चिंग इन स्टेप, देयर रिदम, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग फेज मैच परफेक्टली। क्लियर? कोई दिक्कत है? देन आप ये बोल सकते हो कि अगर एक वेव यहां से जा रही है बेटा, ये वाली, एंड सेकंड वेव वाली यहां से जा रही है, सपोज करते ये वाली, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये सही इसी फ्रीक्वेंसी को, इसी वेवलेंथ को फॉलो करती रहती है टाइम के साथ, इन दोनों के बीच में फेज का कोई डिफरेंस नहीं आता। अभी फेज का डिफरेंस है इसका हाफ साइकिल का, लेकिन ये हाफ साइकिल का कांस्टेंट ही रहता है, देन ऐसे सोर्स को बोलते हैं अपने कोहेरेंट वेव सोर्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है इनकोहेरेंट वेव सोर्स। बस जस्ट ऑपोजिट बन जाएगा, उसका ऑपोजिट। इनकोहेरेंट वेव आर लाइक रैंडम पीपल वॉकिंग, नो पैटर्न form. It means the wave source which produce wave which have variable phase difference, जिनके बीच में फेज डिफरेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट वेव सोर्स। क्लियर? ऐसी वेव को बोलेंगे इनकोहेरेंट वेव। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोहेरेंट वेव एडिशन। अब जो वेव्स होती है उसको साइन या कोस की फॉर्म में दोनों में डिफाइन किया जाता है, बिकॉज पीरियडिक है, वेव भी पीरियडिक होती है, ये दोनों फंक्शन ही मैथमेटिकली अपने पास पीरियडिक है। देन आपकी टॉपिक जो ये है वेव ऑप्टिक्स में, इसमें कोस की फॉर्म में लिखा गया और ऐसी वेव्स लिखी। पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस के अंदर आपको ये मिलेगा नहीं, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आए। ऐसा हो सकता है कि एक वेव ऐसी हो, ठीक है, दूसरा भी हो सकता है कि एक वेव ऐसी हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक वेव ऐसी हो बेटा एंड सेकंड वेव ऐसी हो।
तीसरा यानी ऐसा हो सकता है, मैंने वेव की फॉर्म में बताता हूं, मैथमेटिकली आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। सपोज करते एक वेव कॉस फंक्शन को फॉलो करती है, देन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, y आएगा a cos ओमेगा t। व्हाट इज a? a इज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है। ओमेगा t क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये cos के फंक्शन को फॉलो करती हुई प्रोपेगेट हो रही है। अब हमारे पास ऐसा पेयर बन सकता है दो वेव्स का, y1 एंड y2। फर्स्ट पेयर ऐसा बन सकता है कि दोनों का a सेम हो एंड फेज भी सेम हो, ऐसा पेयर बन सकता है, ये आपकी बुक में यूज किया गया। दूसरा ऐसा पेयर बन सकता है बेटा कि y1 इक्वल टू हो बेटा a cos ओमेगा t एंड y2 हो जो b cos ओमेगा t। अब इस कंडीशन में क्या है, फेज सेम है, इट मींस वेव साथ में चल रही है एक साथ, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक बड़ी वेव है एक छोटी वेव। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि y1 तो है अपने पास a cos ओमेगा t एंड y2 जो है वो अपने पास है a cos ओमेगा t प्लस 5। इट मींस वेव क्या है, वेव का जो हाइट है वो सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फेज में डिफरेंस है, यानी आगे पीछे चल रही है। चौथी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है बेटा कि y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y2 इक्वल टू b cos ओमेगा t प्लस 5। अब इस केस में क्या है, वेव्स बड़ी छोटी भी है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है एंड फेज डिफरेंस भी आगे पीछे भी चल रही है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ दो ही चीजों को कंसीडर किया, एक इसको एज ए कोहेरेंट सोर्स एंड एक इसको, यानी इसका मतलब आपके जो चैप्टर है उसके अंदर, हालांकि ये नहीं कि ये भी नहीं होगा, ये भी होगा मैथमेटिकली, तो फाइनल आंसर तो इसका भी आना चाहिए। देन इनका जो इन दोनों को ऐड किया गया, देन हम सबसे पहले करते हैं कोहेरेंट वेव एडिशन, देन इसको ऐड करते हैं, क्लियर, फिर अपने इनकोहेरेंट की बात करें। देन सपोज करते हैं कि कोहेरेंट वेव एडिशन के अंदर अपने पास फर्स्ट वेव है y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t, क्लियर। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव फॉलो करती है, इट मींस अगर दोनों सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में जाती हुई अगर किसी पॉइंट पर मर्ज करेंगे, देन वो एक रिजल्टेंट वेव बनाएगी। देन रिजल्टेंट वेव जो आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट y जो होगा वो आएगा बेटा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, क्लियर। देन y फाइनल लिख लो, सीधा y लिख देता हूं, y इक्वल टू आएगा a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t, क्लियर। यहां से एडिशन के बाद में अपने पास बन गया y इक्वल टू a 2a cos ओमेगा t। अब बाय एक्सपेरिमेंट ये प्रूव है कि किसी वेव की इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इट मींस अगर इसकी अगर इंटेंसिटी फाइंड करना चाहूं मैं, इनिशियल नोट कर लेता हूं, आई नोट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के, देन आई नोट जो आएगा वो आएगा के ए स्क्वायर, जनरली के की वैल्यू हम 1 ही लेके चलते हैं, देन आई नोट को आप लिख सकते हो बेटा ए स्क्वायर अप्रोक्स, ये मान के चल रहा हूं, डन। देन इसके लिए भी आई नोट क्या आएगा ए स्क्वायर, देन दिस इज इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव एंड दिस इज इंटेंसिटी ऑफ सेकंड। आफ्टर मर्जिंग या आफ्टर सुपरपोजिशन एक वेव बनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखना, फेज सेम है, ओमेगा टी, रिजल्टेंट वेव का भी उतना ही फेज है। क्या चेंज आया, इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का चेंज क्या है बेटा, जन आई जो वैल्यू आएगी देन वो आएगी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, देन आई आएगी बेटा 4a स्क्वायर एंड a स्क्वायर को अपने लिख सकते हैं आई नॉट, देन आई आएगी 4i नॉट। ये बहुत बढ़िया एक डेरिवेशन, इसको बोर्ड वाले क्या करते हैं, वर्ड्स में डाल देंगे, when two coherent wave are take superposition then resultant of intensity of resultant wave 4 times of initial wave 2 times of initial wave, या ऐसा बन सकता है, इन दोनों का रेशो पूछ लिया आपको।
यानी सुपरपोजिशन से पहले वेव थी उसकी इंटेंसिटी एंड फाइनल वेव की इंटेंसिटी का, देन 4:1 आ जाएगा या 1:4 आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक एडिशन में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये अपनी नेक्स्ट वाली ऐड करते हैं। कौन सी थी बेटा? इनकोहेरेंट वेव एडिशन। इनकोहेरेंट कौन सी थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना बेटा? हाँ जी, इनकोहेरेंट बताया था कि वेयर y1 जो है वो अपने पास है a cos ओमेगा t एंड y2 जो है अपने पास हुआ है बेटा a cos ओमेगा t प्लस फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है? जितना आगे पीछे चल रही है। क्लियर? अब इन दोनों को मर्ज करेंगे देन अपने पास y नेट आएगा बाय सुपर पोजिशन, y1 प्लस y2 आएगा। ओके सर, ठीक है। अभी इनकी इंटेंसिटी तो वही रहेगी, इसकी इंटेंसिटी भी लिख सकता हूँ I नॉट इक्वल टू k², ये आगे यूज करेंगे हम। एंड रिजल्टेंट वेव अपने पास क्या है बेटा? y a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस फाई। क्लियर? a कॉमन आएगा देन y आएगा, a कॉमन लिया, cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाई। क्लियर? अब यहाँ पे हल्का सा मैथ आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज cos a एंड cos b, दिस इज cos a एंड cos b, देन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम cos a एंड cos b का। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। क्या है अपने पास? y इक्वल टू, एक तो ये y इक्वल टू आया बेटा a cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाइव। क्लियर? अब फॉर्मूला अपने पास होता है बेटा cos a प्लस cos b का, ये बायोलॉजी वालों को रटना पड़ेगा, cos ओमेगा t प्लस फाइव। क्लियर सर? ओके। देन एक फॉर्मूला होता है मैथ के अंदर cos a प्लस cos b का, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, मैथ वालों को आता है, बायो वाले रट लेंगे। देन अपने पास आएगा बेटा, इसका वैल्यू होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। फिर a की वैल्यू अपने पास ओमेगा t है एंड b की वैल्यू ये है। देन अपने पास y नेट क्या आएगा बेटा? y नेट आएगा 2 cos a प्लस b बाई 2, a प्लस b यानी ओमेगा t प्लस ओमेगा t बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, ओमेगा t माइनस ओमेगा t प्लस 5 बाई 2। क्लियर? अब इसको आगे करेंगे देन अपने पास आएगा 2 cos ओमेगा t अपने पास हो गया बेटा 2 ओमेगा t प्लस 5 बाई 2 एंड ये आएगा cos ओमेगा t, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 5 बाई 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है सर। देन आप और क्या कर सकते हो, इस 2 को दोनों के डिवाइड में लिख सकते हो और दिस इज कांस्टेंट क्योंकि दिस इज एंगल है, एंगल की वैल्यू कांस्टेंट आई, इसको आगे ला सकते हो। देन इसको लिख सकते हो बेटा y इक्वल टू 2 a आएगा ना, a पहले से था, ये a भूल गए अपने, a देन 2a क्या आएगा बेटा? cos, अब एक कंडीशन और है, मैथ वाले जानते हैं, नहीं तो बायो वाले जानते हैं, cos माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा वो cos थीटा होती है। देन cos माइनस 5 बाई 2 की वैल्यू होगी cos 5 बाई 2 एंड सेकंड अपने बन गया cos। अब इसको दोनों के अलग अलग डिवाइड में कर देते हैं, इसके डिवाइड में करेंगे 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, देन बन जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। क्लियर? अब अपने शुरुआत के अंदर वेव क्या ली थी? शुरुआत के अंदर एक तो वेव ली थी y इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड सेकंड ली थी y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। इट मींस पहले cos को ही फॉलो कर रही थी, दूसरी वाली वेव भी cos को ही फॉलो कर रही थी, इनका रिजल्टेंट जो वेव आ रही है वो भी cos को फॉलो कर रही है। देन चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ सर इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या आएगा? ये। देन आप ये बोल सकते हो कि किसी इनकोहेरेंट वेव की एडिशन में जो
एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव आएगा वो दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। किस पर? प्राइमरी जो वेव्स थी उसके एम्पलीट्यूड पर प्लस में फेज डिफरेंस पर भी। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? फेज डिफरेंस पर भी। इसको वर्ड्स में डालकर क्वेश्चन बना लिया जाता है। अब यहाँ पर अपने पास ये एम्पलीट्यूड आ गया। अब एम्पलीट्यूड के हिसाब से ही अपने पास क्या होगा? इंटेंसिटी आई। देन अपने पास एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? इसको एसएस लेना तो ले सकते हो। एम्पलीट्यूड अपने पास आ गया 2a cos 5/2, ये एम्पलीट्यूड है अपने पास। देन इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी की दो कंडीशन हो सकती है, फाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, फाई की वैल्यू 0 है, 1 है, वगैरह वगैरह। देन इंटेंसिटी अपने पास आएगी बेटा I इक्वल टू स्क्वायर यानी 4a² cos स्क्वायर 5/2, ये इंटेंसिटी आएगी। अब फाई की वैल्यू क्या हो सकती है? फाई की वैल्यू दो कंडीशन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर फाई इक्वल टू 0 है, फेज डिफरेंस क्या है? 0 है, देन फाई की वैल्यू 0 है, देन आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ये आएगी 4a² cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, cos 1 की वैल्यू 1, देन ये आएगा 1। देन इस कंडीशन के अंदर जो इंटेंसिटी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज ये आई नॉट था, देन आई इक्वल टू आ जाएगा 4i नॉट। क्लियर? अब ये ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा बेटा, सपोज करते एक वेव यहां से चली, सेम वेव और है जिसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम। अब ये आगे जाकर मर्ज होंगी, देन ये एक रिजल्ट, मैं रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट वेव जो बनाएगी वो बनाएगी एक बड़ी वेव, ऐसे सेम नहीं, ये सेम एम्पलीट्यूड की आएगी। ठीक है? ऐसा और कब हो सकता है? ऐसा और तब हो सकता है जब इस वेव और इस वेव के अंदर एक साइकिल का डिफरेंस हो। कैसे? ऐसे सर, जैसे मान लो एक वेव बेटा यहां पे जा रही एंड सेकंड वेव यहां पे जा रही। अब देखो यहां पे 1 साइकिल का डिफरेंस है, अब अभी क्या होगा? वही पैटर्न बनेगा। इट मींस इस रिजल्टेंट यानी व्हेन फाई इक्वल टू क्या होगा बेटा? फाई इक्वल टू अपने पास फाई की वैल्यू 1 करो, सॉरी कोस की वैल्यू 1, किस कंडीशन में हो सकती है? 0, 2 पाई यानी 1 साइकिल का डिफरेंस हो, 4 पाई यानी 2 साइकिल का डिफरेंस हो, बिकॉज 1 साइकिल के अंदर 2 पाई होता है। अब ऐसा हो सकता है 1 साइकिल का डिफरेंस है, देन भी वो मर्ज होगी तो रिजल्टेंट वेव बड़ी बन जाएगी, इंटेंसिटी इतनी लेगी। देन फेज डिफरेंस अगर क्या हो बेटा? ये हो 0, 2 पाई, 4 पाई, इट मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? ये वाली जो फाइनल वेव होगी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी अपने को। कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 4i नॉट। एंड इसी चीज को मर्जिंग ऑफ वेव को इस कंडीशन के अंदर बोलते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर? दूसरी हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि फाई की जो वैल्यू है वो हम अभी यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही। फाई की वैल्यू हम और लेकर देखें, सपोज करते फाई की वैल्यू आए, अपने पास क्या वैल्यू आई थी बेटा? आई इक्वल टू 4a² cos स्क्वायर 5/2। दूसरी कंडीशन अपने पास ये हो सकती है कि कोस की जो वैल्यू हो वो क्या है? वो अपने पास आ जाए पाई, 3 पाई, 5 पाई। देन कोस पाई की अगर वैल्यू फाइंड करूंगा, देन अपने पास आएगा बेटा 4a² cos स्क्वायर पाई/2। पाई/2 मतलब 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। उस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या आएगी? ये सारी वैल्यू 0, इंटेंसिटी 0 मिलेगी, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये फेज डिफरेंस हो, देन इंटेंसिटी अपने को क्या मिलेगी? 0। ये कैसा होगा? सपोज करते एक वेव यहां से चली, दूसरी वेव के अंदर फेज डिफरेंस है पाई का, पाई मतलब हाफ साइकिल का,
2 पाई का 1 साइकिल होता है। देन दूसरी वेव अपने पास कहां से चली बेटा, यहां से, यहां से। ओके सर, अब जब ये मर्ज होंगी देन क्या होगा, ये क्रेस्ट इस ट्रफ को कैंसिल आउट करेगा। देन यहां पर जो इनके मर्जिंग से वेव बनेगी वो जीरो एम्पलीट्यूड की बनेगी। समझ में आ रहा है, दोनों मर्ज होकर जीरो एम्पलीट्यूड की वेव बना लेंगे। ये है जीरो एम्पलीट्यूड होगा, देन एम्पलीट्यूड के स्केल पर तो डिपेंड करती है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। ऐसे इंटरफेरेंस को अपने बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। ये आगे वाले टॉपिक में बहुत काम आने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर कंडीशन देखते हैं थोड़ा सा, दोनों इंटरफेरेंस को और देख लेते हैं। यहीं पे फर्स्ट वाला इंटरफेरेंस अपने किया था कंस्ट्रक्टिव। क्या था बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता कुछ नहीं है, दो वेव्स का मर्ज होना ही होता है। कंडीशंस क्या होती है, एक तो फेज डिफरेंस। देखो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, अभी मैंने प्रूव किया था, अपने पास क्या था, या तो हो 0 या हो 2 पाई या फिर 4 पाई, सो ऑन, ये फेज डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन बोर्ड वाले इसको पाथ डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं। मैंने बोला था कि या तो एक साइकिल का डिफरेंस हो या 2 साइकिल का, 3 साइकिल का, ऐसा होना चाहिए। 1 साइकिल का जो पाथ होती है उसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ 11th के अंदर आपने पढ़ा। यानी सपोज करते हैं एक वेव ये जा रही है, सेकंड ये वाली यहां से जा रही है, देन इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, इतना पाथ का डिफरेंस है। देन ये हो सकता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इस कंडीशन में यानी इसको मैं लिख देता हूं n लैम्डा। n क्या है, इंटीजर, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, ऑलवेज 1 2 3। इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा उस कंडीशन के अंदर देखो फेज पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा यानी n लैम्डा है, या फिर फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई, इस केस के अंदर जो इंटेंसिटी आएगी मैक्सिमम 4I नॉट आएगी। मैंने पहले प्रूव कर दिया। इस इंटरफेरेंस को अपने बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। दूसरा केस अपने देखा था डिस्ट्रक्टिव वाला। अब डिस्ट्रक्टिव के अंदर अपने वही रिजल्टेंट वेव था, रिजल्टेंट वेव के लिए अपने इंटेंसिटी दोबारा देखते हैं। आई क्या आया था बेटा, 4IA² कोस स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, अब वो मैंने बोल दिया। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस अपने देखा था बेटा कि अगर पाई हो यानी हाफ साइकिल का डिफरेंस हो, 3 पाई हो यानी 3/2 साइकिल का डिफरेंस हो, या फिर 5 पाई हो, सो ऑन। इस केस के अंदर जो होगा वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखा नहीं मैंने, यहां पर लिख देता हूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी एक भी वो मैंने बताया था ये वाली, ऐसा भी हो सकता है कि एक यहां से चली हुई, एक साइकिल पूरा कर दिया, नेक्स्ट साइकिल यहां पर। अब देखो यहां पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस अब मर्ज होगी तो देखो इसके क्रस्ट के सामने इसका ट्रफ आ रहा है, देन यहाँ पे मर्ज होते ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सर ये देखो 2 पाई, 1 साइकिल में 2 पाई एंड 1 पाई 3 पाई। क्लियर। देन इस कंडीशन के अंदर अगर होता है यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, उस केस के अंदर जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा एंड रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 0 मिलेगी, वहां पर डार्कनेस मिलेगी, अंधेरा। क्लियर। अब इसको पाथ डिफरेंस की फॉर्म में देखते हैं, पाथ डिफरेंस की फॉर्म में। पाथ डिफरेंस के अंदर अब देखो इसमें क्या है, या तो डिफरेंस होना चाहिए इसी वेव को, एक और वेव यहां पर, इसको क्लियर कर देता हूं। एक वेव मान लो यहां से चला रहा हूं बेटा, ये लो, ये मर्ज कर रही है इसके अंदर। अब ये वेव इसके अंदर मर्ज करेगी, देन इन दोनों के बीच में हाफ साइज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3/2 साइकिल का डिफरेंस है। यानी अगर पाथ डिफरेंस हमेशा होना चाहिए 2n+1 λ/2, इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर वैल्यू 0 रख देता हूं, सपोज करो n की वैल्यू क्या रख देता हूं 0, उस कंडीशन में आएगा 1 λ/2। व्हाट इज λ/2, हाफ साइकिल। अगर 1 रख देता हूं
1 रख देता हूं, देन 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 लैम्डा। इट मींस 1 साइकिल पूरा प्लस में हाफ साइकिल एडिशन मिलेगा। देन अगर इस फॉर्म के अंदर पाथ डिफरेंस हो, इस फॉर्म के अंदर फेज डिफरेंस हो, देन वो जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा अपने पास डिस्ट्रक्टिव, एंड रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 0 मिलेगी। और इसके ऑपोजिट वाला मैंने बोला था, अगर फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल हो या 0, एंड सेकंड पाथ डिफरेंस एल लैम्डा हो, उस कंडीशन के अंदर फाइनल वेव की इंटेंसिटी मिलेगी मैक्सिमम 4I0, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? ये मैंने आज की वीडियो में इसलिए करवाया क्योंकि कल अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और जिसमें ये चीजें काम आने वाली हैं, फ्रिंजेस बनती हैं, वो सारी इन्हीं से एक्सप्लेन करेंगे। देन उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए छोड़ दो रजाई, लग जाओ पढ़ाई।